Good morning dear students, how are you? I hope you are all well. प्रिय छात्रों, आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द एडवर्ब क्लॉज, द थर्ड पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। आज मैं आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के अंतर्गत एडवर्ब क्लॉज से किस प्रकार वाक्यों को जोड़ा जाता है उसको रूल्स विद एग्जाम्पल समझाने जा रहा हूँ। एडवर्ब क्लॉज जिसका मतलब होता है क्रिया विशेषण क्लॉज, जिसका अर्थ होता है क्रिया विशेषण क्लॉज, अर्थात इसके अंतर्गत हम वाक्यों को जोड़ते हैं जिसके लिए हम टाइम, प्लेस, कंडीशन, कंपैरिजन, रीज़न, कंट्रास्ट, पर्पस, मैनर आदि का वर्णन हो। अर्थात काम जो है वो कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, किस शर्त पर हो रहा है, क्या दो कार्यों के बीच में तुलना है, कारण क्या है, उनमें विरोधाभास क्या है, दो कारणों के बीच में कार्य को करने का उद्देश्य क्या है, उसका हम वर्णन करेंगे। इसमें ये जो टॉपिक है ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है और यहाँ पर इस टॉपिक को समझने के लिए हमको हेडिंग वाइज रूल्स को समझने की कोशिश करनी है, जिसमें कि हमारी पहली हेडिंग है आपका टाइम। पहली हेडिंग है हमारी टाइम, और टाइम के अकॉर्डिंग जो शब्द हमको दिए गए हैं, दो वाक्य यदि समय से जुड़ रहे हों तो ऐसे वाक्यों को व्हेन, व्हेनेवर, एज सून एज, बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल, फॉर, सिंस, एज लॉन्ग एज से जोड़ते हैं। यदि आप जानते हैं कि समय से जिस वाक्य को जोड़ा जाता है उसमें बहुत सारे शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे व्हेन है, व्हेनेवर है, एज सून एज है, बिफोर है, आफ्टर है, टिल है, अनटिल है, फॉर है, सिंस है, एज लॉन्ग एज है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये सारे शब्द जो हैं यह समय के लिए प्रयोग किए जाते हैं और सभी का प्रयोग अलग अलग स्थान पर, अलग अलग जगह पर होता है। तो पहला सेंटेंस है आई रीच द स्टेशन, द ट्रेन लेफ्ट एट वंस, अर्थात मैं स्टेशन पहुंचा और रेलगाड़ी तुरंत छूट गई। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जब आप स्टेशन पहुंचे तब रेलगाड़ी नहीं छूटी, बल्कि जैसे ही आप स्टेशन पहुंचे वैसे ही रेलगाड़ी छूट गई। तो जैसे ही के लिए जिस शब्द की हमको मदद लेनी है वह शब्द है एज सून एज। So our answer will be as soon as I reach the station, the train left। जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा वैसे ही रेलगाड़ी छूट गई। At once है, suddenly है, all of a sudden है, just then, ये सारे शब्दों को हम हटा देते हैं और वाक्य को as soon as से जोड़ देते हैं। सेकेंड सेंटेंस है द डॉक्टर केम, द पेशेंट हैड डाइड, डॉक्टर आया, मरीज मर चुका था। तो ध्यान देने वाली बात है कि दो कार्य हुए हैं, एक कार्य पहले और दूसरा कार्य बाद में। द डॉक्टर केम, द पेशेंट हैड डाइड, डॉक्टर आया, मरीज मर चुका था। इसके दो आंसर हैं, डॉक्टर आया मरीज के मरने के बाद, द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। और यदि हम सेंटेंस को पलट देते हैं तो मरीज मर चुका था डॉक्टर के आने से पहले। तो यदि दो सेंटेंस, यदि उसमें एक में V2 और एक में हैड प्लस V3 का प्रयोग होता है तो ऐसी स्थिति में हम वाक्यों को आफ्टर या बिफोर दोनों से जोड़ सकते हैं और उसका मीनिंग इस प्रकार होता है डॉक्टर मरीज के मरने के बाद डॉक्टर आया, और दूसरा डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। अब यहाँ पर हम देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस है आई शैल रिटर्न, डू नॉट गो टिल देन, मैं वापस लौट कर आऊँगा तब तक मत जाना। तो यहाँ पर सेंटेंस कह रहा है जब तक मैं आता हूँ तब तक वापस मत जाना। तो ऐसे सेंटेंस में जिस सेंटेंस को हम टिल या अंटिल से जोड़ते हैं उस सेंटेंस में टिल या अंटिल पहले से वाक्य में मौजूद रहता है। तो डू नॉट गो टिल आई रिटर्न, डू नॉट गो टिल आई रिटर्न। नेक्स्ट सेंटेंस है माई फ्रेंड केम टू मी, आई वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर देन, मेरा मित्र मेरे पास आया, मैं उस समय अखबार पढ़ रहा था। तो मैं कब पढ़ रहा था अखबार, या मेरा मित्र कब आया? तो मेरा मित्र तब आया जब मैं अखबार पढ़ रहा था। तो यहाँ पर देन शब्द का मतलब तब होता है और ऐसी स्थिति में हम वाक्य को जोड़ते हैं व्हेन से। सो आवर आंसर विल बी
माई फ्रेंड केम टू मी व्हेन आई वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर। मेरा मित्र तब आया जब मैं अखबार पढ़ रहा था। मेरा मित्र तब आया जब मैं अखबार पढ़ रहा था। और इस प्रकार से भी कह सकते हैं, जब मेरा मित्र मेरे पास आया मैं अखबार पढ़ रहा था। व्हेन माई फ्रेंड केम टू मी आई वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर। रूल नंबर सेकंड, प्लेस यानी कि स्थान। यदि दो वाक्य स्थान से जुड़ रहे हों तो ऐसे वाक्यों को वेयर या वेरेवर से जोड़ते हैं। जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि नाउन क्लॉज में और एडजेक्टिव क्लॉज में जो वाक्य स्थान से जुड़ता है उसको हम वेयर या वेरेवर से जोड़ते हैं। सो द सेंटेंस, माई फ्रेंड लिव्स एट अ प्लेस वेरी फ्यू पीपल लिव देयर। मेरा मित्र एक जगह रहता है, एक स्थान पर रहता है, वहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। तो मेरा मित्र किस जगह पर रहता है? तो मेरा मित्र एक ऐसी जगह पर रहता है जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। तो ये सेंटेंस स्थान से जुड़ रहा है, उसके लिए हम जिस शब्द की मदद लेंगे वो शब्द है वेयर। सो द आंसर विल बी, My friend lives at a place where very few people live. My friend lives at a place where very few people live. मेरा मित्र एक ऐसे स्थान पर रहता है जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। रूल नंबर थर्ड, कंट्रास्ट यानी विरोधाभास। यदि दो वाक्यों में परस्पर विरोधाभास पाया जाता है तो ऐसे वाक्यों को ऑल्दो या दो से जोड़ते हैं और दूसरे वाक्य को येट से जोड़ देते हैं। ऑल्दो या दो के साथ येट का प्रयोग किया जा सकता है और नहीं भी येट के स्थान पर कॉमा का प्रयोग भी किया जा सकता है। कुल मिलाकर कहने की बात यह है, ऑल्दो या जो दो, जिसका मतलब होता है यद्यपि, दोनों के साथ हम येट का प्रयोग करते हैं, लेकिन यदि हम येट का प्रयोग ना करना चाहें तो कॉमा से भी हम काम चला सकते हैं। राम इज रिच, ही इज नॉट हैप्पी। राम अमीर है, वो प्रसन्न नहीं है। यह विरोधाभास है कि वो अमीर भी है, धनी भी है और वो खुश भी नहीं है। तो हमारा आंसर होगा, ऑल्दो राम इज रिच येट ही इज नॉट हैप्पी। यद्यपि राम धनी है फिर भी वह खुश नहीं है। यद्यपि राम धनी है फिर भी वह खुश नहीं है। ऑल्दो राम इज रिच येट ही इज नॉट हैप्पी। और यदि हम येट का प्रयोग ना करना चाहें तो कॉमा का प्रयोग कर सकते हैं। ऑल्दो राम इज रिच, कॉमा, ही इज नॉट हैप्पी। यद्यपि राम धनी है फिर भी वह प्रसन्न नहीं है। सीता इज पुअर, सी इज कंटेंटेड। सीता गरीब है, वह संतुष्ट है। तो यहाँ पर एक विरोधाभास है कि गरीब है फिर भी वो संतुष्ट है। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे, ऑल्दो सीता इज पुअर येट सी इज कंटेंटेड। यद्यपि सीता गरीब है फिर भी वो संतुष्ट है। ऑल्दो सीता इज पुअर येट सी इज कंटेंटेड। यद्यपि सीता गरीब है फिर भी वह संतुष्ट है। यद्यपि सीता गरीब है फिर भी वह संतुष्ट है। रूल नंबर 4, रीजन यानी कि कारण। यदि दो वाक्य कारण से जुड़ रहे हों तो ऐसे वाक्यों को बिकॉज, कॉमा, सिंस, कॉमा, एज से जोड़ते हैं। यदि दो वाक्य कारण से जुड़ रहे हों तो ऐसे वाक्यों को हम बिकॉज या सिंस या एज से जोड़ते हैं। बिकॉज और सिंस का प्रयोग, बिकॉज का प्रयोग वाक्य के बीच में होता है, जबकि सिंस और एज का प्रयोग वाक्य के प्रारंभ में किया जाता है। सेंटेंस, ही विल कम टू माई हाउस, ही वॉन्ट सम मनी। वो मेरे घर आएगा, वो कुछ पैसे चाहता है। वह मेरे घर आएगा, वो कुछ पैसे चाहता है। तो ही विल कम टू माई हाउस बिकॉज ही वॉन्ट सम मनी। ही विल कम टू माई हाउस बिकॉज ही वॉन्ट सम मनी। ही विल कम टू माई हाउस बिकॉज ही वॉन्ट सम मनी। आगे बढ़ते हैं, या इसका दूसरा आंसर, सिंस ही वॉन्ट सम मनी ही विल कम टू माई हाउस। चूँकि वो कुछ पैसे चाहता है वो मेरे घर आएगा। सिंस या एज, चूँकि वो कुछ पैसे चाहता है, कॉमा, ही विल कम टू माई हाउस। नेक्स्ट सेंटेंस, ही डिड नॉट वर्क हार्ड, ही डिड नॉट गेट गुड मार्क्स। नाउ वी आर ऑन द रूल नंबर 7। हम 7वें रूल पर आ गए हैं, कंपैरिजन यानी तुलना। यदि दो वाक्यों में परस्पर तुलना की जा रही हो तो ऐसे वाक्यों को हम पॉजिटिव डिग्री या कॉम्पेटिव डिग्री से जोड़ते हैं। यदि दो वाक्यों में परस्पर तुलना की जा रही हो तो ऐसे वाक्यों को हम पॉजिटिव डिग्री, सो एज या कॉम्पेटिव डिग्री देन का प्रयोग से जोड़ सकते हैं। सेंटेंस, रवि इज रिच, मोहन इज नॉट सो रिच। रवि अमीर है,
मोहन उतना अमीर नहीं है, यानी कि रवि जो है वो मोहन से ज़्यादा अमीर है, या फिर मोहन इतना अमीर नहीं है जितना कि रवि, अर्थात रवि और मोहन के बीच में तुलना हो रही है। जब तुलना होती है तो सेंटेंस को पॉजिटिव भी बनाया जा सकता है और कंपैरेटिव भी बनाया जा सकता है। सो आंसर विल बी रवि इज रिचर देन मोहन। रवि जो है वह मोहन से अमीर है, और मोहन इज नॉट सो रिच एज राम, और मोहन इतना अमीर नहीं है जितना कि राम या रवि। सेंटेंस कमला इज स्ट्रॉन्ग, सीता इज वीक। कमला ताकतवर है, सीता कमज़ोर है। कमला ताकतवर है, सीता कमज़ोर है, तो कमला जो है वो सीता से ज़्यादा ताकतवर है, तो हमारा आंसर होगा कमला इज स्ट्रॉन्गर देन सीता। कमला इज स्ट्रॉन्गर देन सीता, या फिर सीता इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज कमला, या फिर सीता इतनी ताकतवर नहीं है जितनी कि कमला, जैसा कि हमने ऊपर वाला सेंटेंस किया था। नेक्स्ट सेंटेंस मदन इज इंटेलिजेंट, रवि इज इक्वली इंटेलिजेंट। मदन बुद्धिमान है और रवि भी समान रूप से बुद्धिमान है, तो फिर छात्रों हम देखेंगे यहाँ पर दोनों बराबर रूप से बुद्धिमान हैं, इक्वली बुद्धिमान है, कोई कम या ज़्यादा बुद्धिमान नहीं है। इसलिए हमारा सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में बनेगा और आंसर होगा मदन इज एज इंटेलिजेंट एज रवि। मदन उतना ही बुद्धिमान है जितना कि रवि। मदन इज एज इंटेलिजेंट एज रवि। मदन उतना ही बुद्धिमान है जितना कि रवि। रूल नंबर लास्ट नंबर 8 कंडीशन, अर्थात यदि दो वाक्य शर्त के आधार पर जुड़ रहे हों तो ऐसे वाक्यों को इफ, अनटिल, अनलेस से जोड़ते हैं। चूंकि अनटिल या अनलेस निगेटिव शब्द हैं, इसलिए इनके पश्चात नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन इफ के साथ हम नॉट का प्रयोग कर सकते हैं। और वाक्य में शर्त के अनुसार नॉट को जोड़ा भी जा सकता है और हटाया भी जा सकता है। अगर ज़रूरत है तो हम नॉट का प्रयोग कर सकते हैं, और ज़रूरत नहीं है तो हम नॉट का प्रयोग नहीं भी कर सकते हैं। आंसर वर्क हार्ड यू विल पास। मेहनत करिए आप पास हो जाएंगे। मेहनत करिए आप पास हो जाएंगे। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास। यदि आप मेहनत करेंगे आप पास हो जाएंगे। वर्क हार्ड यू विल पास, मेहनत करिए आप पास हो जाएंगे। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, यदि आप मेहनत करेंगे तो आप पास हो जाएंगे। डू नॉट रन फास्ट यू विल फॉल डाउन। तेज मत दौड़ो तुम गिर जाओगे। तेज मत दौड़ो तुम गिर जाओगे। इफ़ यू डू नॉट रन फास्ट, यदि आप तेज नहीं दौड़ते हैं तो आप नहीं गिरेंगे। यहाँ पर हम नॉट को जोड़ ऐड कर देंगे। इफ़ यू डू नॉट रन फास्ट, यदि आप तेज नहीं दौड़ते हैं तो आप नहीं गिरेंगे। और यहाँ पर हमने कंडीशन के अनुसार नॉट का को ऐड किया है। तो सेंटेंस यदि आप तेज़ दौड़ते हैं, यदि आप तेज़ दौड़ते हैं यू विल फॉल डाउन, तो आप गिर जाएंगे। यहाँ पर हमने नॉट को हटाया पहले सेंटेंस से, और आगे चल के हमको नॉट को जोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो कंडीशन वाले सेंटेंसेस में शर्त के अनुसार नॉट को जोड़ा भी जा सकता है और हटाया भी जा सकता है। Dear students, this adverb clause has maximum number of rules. adverb clause में सबसे ज़्यादा रूल्स हैं, सबसे ज़्यादा नियम हैं, इसलिए इनको समझने के लिए हमको समय देने की आवश्यकता है। सो प्लीज़ पे योर टाइम टू adverb clause। adverb clause को समझने के लिए समय दीजिए। बट द ईजी थिंग इज़, लेकिन आसान चीज़ ये है कि ऑल द रूल्स आर अकॉर्डिंग टू हेडिंग। सारे जो नियम है वो हेडिंग के अकॉर्डिंग हैं, एक दूसरे से क्लैश नहीं करते हैं। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल द रूल्स विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।